नमाज पर नजर। जी हां, आज इसी पर करेंगे बात। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। कानपुर की हिंसा को आज एक हफ्ता पूरा हो चुका है। इसके बाद आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। कई शहरों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यूपी के कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। इसके बाद ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कानपुर में न सिर्फ धारा 144 लगाई गई है, बल्कि हर संवेदनशील जगह पर नजर भी रखी जा रही है। उन्नाव में भी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने बाजार बंद करने का पोस्टर हटाया है। वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ पैदल गश्त की है। एक तरफ ड्रोन से निगरानी हो रही है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री, जैसे कि किसी ने कुछ लिखा है, लेख हो, फोटो हो या फिर वीडियो आदि, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर डालेगा, फॉरवर्ड करेगा या भड़काऊ बातें करेगा, तो उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पोस्ट करने से उसे सत्यापित जरूर कर ले। उससे पहले भारत बंद के ये मैसेजेस सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। तो आज जुम्मे की नमाज पर नजर, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको पूरी जगहों का हाल भी बताएंगे कि कहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है। मेहमान जुड़ेंगे, नेताओं से भी बात करेंगे कि इस अलर्ट को लेकर क्या मुस्तैदी, कहां कमी है या कहां और ज्यादा होना चाहिए। 13 शहर जहां पर अलर्ट किया गया है संवेदनशील जिलों में। लखनऊ है राजधानी, कानपुर जहां पर हिंसा हुई है, वाराणसी जहां पर से ये शुरुआत हुई थी जब ज्ञानवापी मामला सामने, प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर शामिल हैं। ये वो 13 जिले जहां पर हाई अलर्ट है। तो नमाज पर नजर, जुमे की नमाज से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंदू और मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, वहां की आबादी पर नजर है। जुमे की नमाज को लेकर डीआईजी ने देखे हैं संवेदनशील इलाके, जो भी संवेदनशील इलाके हैं। नमाज को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है और पीएसी तैनात कर दी गई है। मेरठ में ड्रोन से मस्जिदों की निगरानी हो रही है, नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया को लेकर भी निगरानी की जा रही है। तो हर तरफ प्रशासन की नजर है। आसमान से लेकर जमीन तक नजर नमाज पर है कि कोई भी अगर हरकत गलत करता है, कुछ गलत करता है, वीडियो भेजता है या हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, तो बख्शा नहीं जाएगा। और कानपुर हिंसा का पुराना वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। उस दिन भी जुमे की नमाज थी और उसके बाद भड़क गए थे लोग। दुकानें बंद करने को लेकर दो पक्षों के बीच पथराव हुआ और उसके बाद कई वीडियो सामने आए और वीडियो सामने आने के बाद अभी तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है और इनके साथ ही सपा के नेताओं से कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद सियासत चरम पर है। तो आज इसी पर करेंगे बात और हमारा आज का मुद्दा है जुमे की नमाज पर नजर। और ये इसीलिए जरूरी है ताकि कुछ लोग जो अराजकता फैला रहे हैं, ये पुराना वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो नया वीडियो आया था, देखिए पहले से क्या प्लानिंग की गई थी। अब जब बाइक खड़ी है, इसका मतलब जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर बाइक को गिरा दिया गया, पत्थर देखिए उठाए गए, सरकारी संपत्ति और जो लोगों की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन आज ऐसा नहीं हो, इसीलिए पुलिस पहले से अलर्ट है। इसके अलावा मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल के कई व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखी जा रही है। आज अगर कोई भी गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे समाजवादी पार्टी के कनेक्शन सामने आए। कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, इनके कनेक्शन सामने आ चुके हैं। तो सियासी कनेक्शन भी है और प्रशासन, पुलिस पहले से बहुत ज्यादा अलर्ट है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा हो। और ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। कानपुर हिंसा के पीछे क्या विदेशी फंडिंग थी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड हयात जफर को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। 3 साल में करीब 48 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। हयात जफर हाशमी को 2019 से विदेशी फंडिंग हो रही थी। आरोपी के 3 खातों में लेन देन हो रहा था। तो वो मामला जो है उसको लेकर एजेंसियां जांच कर रही हैं और आज जुमे की नमाज है। नमाज के पहले पुलिस अलर्ट है।
और जो भी पोस्टर्स पहले जारी किए गए हैं उसमें कई तो नाबालिग बच्चे भी हैं। ये देखिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जिन लोगों ने पत्थर भेजे थे फेंके थे उन पर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आज कहीं वैसी स्थिति ना बने इसीलिए अलर्ट है पुलिस। और आज भारत बंद का मैसेजेस भेजे जा रहे, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि आज भारत बंद हो। हजरत पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयानबाजी हुई आपत्तिजनक, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज है, इसीलिए कहा जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं राहुल लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल लाल जी। तो राहुल लाल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? बिल्कुल रजनी जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। आज एक हफ्ता हो गया जुमे की नमाज आज फिर से है। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट है। शायद पुलिस ये जानती है कि उसके बाद अगर इस बार कुछ गलत होता है तो गाज उन पर भी गिरेगी, इसीलिए पहले से मुस्तैद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साक्षी जी, चूंकि पिछले बार भी अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से पुलिस की जो तमाम जांच पड़ताल है कि जो कानपुर में हिंसा हुई संगठित रूप से, वो पुलिस खुद बता रही है ये चीज, और कम से कम उसके लिए 2 दर्जन से ज्यादा बार बैठके हुए। तो सवाल हम लोग पुलिस पे खड़ा कर रहे हैं, और अगर इन सब तमाम स्थितियों के बीच अगर फिर से स्थिति बिगड़ती है तो स्पष्ट है कि पुलिस वालों के ऊपर तब भारी कठोर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए पुलिस प्रशासन अपने हिसाब किताब से जगा हुआ है। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे हयात जफर आसमी के ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप काफी गंभीर किस्म के आरोप भी हैं। मान लीजिए उनके खाते में इतने ज्यादा विदेशी अकाउंट से अलग अलग जगहों से पैसे आ रहे थे। मैंने तो ये देखा है कि यहाँ पे कि अगर बैंक में कुछ लाखों में अगर ट्रांजेक्शन हो तो फिर बैंक और इनकम टैक्स वाले जो है उसके बाद सूचनाएं भेजना शुरू कर देता है और अलर्ट हो जाता है। तो इन मामलों में देखिए कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों से कुछ न कुछ तो चूक अलग अलग एजेंसियों से जरूर हुई कि भाई उनके खाते में इतने पैसे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। और एक चीज मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से साक्षी जी सरकार को कहूंगा कि पीएफआई का मामला राहुल जी, रजनी, मैं कह रहा हूँ कि पीएफआई का मामला हर बार जो है कि वो सामने में आ रहा होता है। तो अब पीएफआई के ऊपर सरकार आखिर प्रतिबंध कब लगाएगी? क्योंकि अगर हर घटनाक्रम में वो शामिल है तो उसके ऊपर कम से कम त्वरित तौर पे पहले तो केंद्र सरकार अगर प्रतिबंध लगावे, ज्यादा स्वागत योग्य कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रतिबंध लगाए तो भी एक अच्छी स्थिति है। इस मामले के ऊपर भी अब सरकारों को गंभीरता से सोचनी चाहिए। तो सरकार, अच्छा ये बताइए, सरकार जब से लेकर अब तक लगातार कार्रवाई हुई है, बाकी सरकारों में भी आपने देखा है, क्या इस तरीके से कंट्रोल में स्थिति रहती है? नहीं, देखिए ये बात आप सही कह रही है कि इस घटनाक्रम के 2 हिस्से जब देखता हूँ कि एक तो जब ये घटनाक्रम 3 जून को हो चुका है, होने के बाद की स्थिति में सरकार की गति और तीव्रता काफी ज्यादा तेज है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जो उससे पहले की स्थिति, अगर 3 जून से पहले जो स्थितियां थी, उन्होंने अगर पुलिस को यह आश्वासन दे दिया कि नहीं हमने कॉल वापस ले लिया है, तो पुलिस को इतना आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि पुलिस को उसके बावजूद भी उस समय एक्टिव रहना चाहिए। तो घटनाक्रम के बाद तो देखिए पुलिस की भूमिका प्रशंसनीय है, लेकिन 3 जून के पहले अगर मैं पुलिस की भूमिका को देखता हूँ तो उसमें वो पुलिस की भूमिका मुझे प्रशंसनीय नजर नहीं आती है। रजनी, ठीक है। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, केसी जैन साहब, स्वागत है आप सभी आपका। अब सारी चर्चा आपने सुनी है। केसी जैन साहब, आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए बात करेंगे राहुल जी, कोशिश करेंगे बीजेपी के नेता से बातचीत करने की, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये कि कुछ जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की भी है, नागरिकों की भी है। आप जिस देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं, उसकी अगर आबो हवा बिगड़ रही है, जहर घोलने की कोशिश है, साजिश रची जा रही है, तो हमारा और आपका दायित्व भी है कि हम संयम बरतें और जो धर्मगुरु हैं, दोनों ही धर्मगुरु हैं, तमाम जो धर्मगुरु हैं, उन्हें भी ये संदेशा देना चाहिए कि देखिए ये सियासतदान जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं, अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो यही रहना है लोगों के बीच, हमें तो मिलजुल कर रहना है। देखिए ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो धर्मगुरुओं की भूमिका रही चाहे दोनों पक्षों की तरफ से, वो भी अगर अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाते तो आज स्थिति इस रूप में नहीं होती। हालांकि कल जो दिल्ली पुलिस ने जो एक तरह से 33-34 लोगों के ऊपर, जो 33 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराया, मैं उस कदम का भी बड़ा स्वागत करता हूँ कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ कम से कम इस प्रकार से कदम उनके तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये मामला लगातार जनता के बीच में, तो जनता को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर आप अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए अगर राजनीतिक दल आपका उपयोग करते हैं या फिर आपका दुरुपयोग करते हैं, तो आप अपना दुरुपयोग किस हद तक कराने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जनता की भूमिका पे भी सवाल खड़े होते हैं, धर्मगुरुओं की भूमिका पे भी सवाल खड़े होते हैं।
क्योंकि एक बार सबों को सोचना पड़ेगा कि ये देश सबसे ज्यादा आगे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल तो देखिए अलग अलग है, ये देश ना तो भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना किसी का भी नहीं है, ना किसी क्षेत्रीय दल का है। ये देश हम सबों से मिलकर बनता है और हम सबों की ये जिम्मेवारी बनती है कि देश को आंतरिक तौर पर मजबूत रखा जाए, इसकी चट्टानी एकता को बरकरार रखा जाए। अच्छा, जब कार्रवाई होती है तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि भाई आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं एक समुदाय विशेष के प्रति। लेकिन अगर कोई दिख रहा है, अब तो सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरे है, नया वीडियो सर आपने देखा होगा, बाइक को कैसे फेंक कर पत्थर मारे गए, वहां पर नाबालिग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये राजनेताओं को नजर नहीं आता है या वो नजरअंदाज कर देते हैं अपने फायदे के लिए कि कौन इसमें शामिल है? देखिए, नजर तो सबों को आता है, वो नजरअंदाज करते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा इस प्रकार के स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि हम केवल देखें कि अपराधी कौन है। अपराधी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराध अगर वो अपराध कर रहा है, वो पत्थरबाजी कर रहा है, तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसको धर्म के चश्मे से मत देखते हो, तभी रूल ऑफ लॉ स्थापित हो पाएगा। अन्यथा रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित कीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे स्थापित कीजिएगा? चयनात्मक कार्रवाई के द्वारा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं, देखिए पुलिस एजेंसी है, वो उनको उसमें एक्सपर्टीज हासिल है, उनको पहले उनको अपना काम करने दिया जाए स्वतंत्र ढंग से, और फिर उसके बाद किसी को जो है कि लग रहा है कोई चीज अगर उसमें, तो आगे इसमें देखने के लिए इसमें न्यायपालिका भी है, वो देखेगी पूरे मामले में कि क्या स्थितियां बन रही। और 13 जिले हैं उसमें राजधानी लखनऊ, कानपुर जहां पर ये हुआ, वाराणसी, ये क्या तमाम जगहों की आप क्या कनेक्शन देख रहे हैं? ज्ञानवापी से शुरू हुआ, फिर एक डिबेट में हजरत पैगम मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, उसके बाद कार्रवाई होना, उसके बाद कहा गया कि नूपुर को लेकर लोग सड़कों पर उतर के आ गए। ये सब क्या एक कनेक्शन है, एक जानबूझकर प्री प्लान किया हुआ है कानपुर की हिंसा? तो देखिए, जो पुलिस के तमाम जांच में तो यही चीजें आ रही हैं। वो उन्होंने खुद कहा है कि कम से कम 23 बैठकें हुई हैं 3 जून के उस हिंसा से पूर्व। तो पुलिस के जांच के मुताबिक वो एक संगठित किस्म का अपराध था। तो वो संगठित, इसलिए मैं बार बार उस 3 जून के पहले के घटनाक्रम पे मैं कानपुर पुलिस से हमारे सवाल होते हैं कि वो एक संगठित किस्म का, जब आप उस हिंसा अपराध कर रहे हैं तो उसको रुकना चाहिए था, आपने उसको पहले ढंग से नहीं रोका। मान लीजिए आज शुक्रवार को आइए, अंदेशा दिख रहा है कि प्रदेश में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो पुलिस ने जो चुस्ती दुरुस्ती दिखाई है, हर तरफ अपने जो यानी कि राहुल जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर शुक्रवार जुमे की नमाज है तो आपको तो वैसे ही अलर्ट रहना चाहिए। पूरे देश में माहौल क्या चल रहा है उसके पहले आप अलर्ट नहीं रहते हैं, तो थोड़ी सी चूक है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता सुधा मिश्रा जी भी जुड़े हुए, स्वागत है सुधा मिश्रा जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। आज नमाज पर पैनी नजर है प्रशासन की, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अगर हम नजर रखते हैं या फिर पुलिस मुस्तैद रहती है तो कानपुर जैसी हिंसा को रोका जा सकता है? जी रजनी जी, मैं इससे बस यही बोलना चाहूंगी कि हिंसा हो चुकी है, अब कैसे हो सकता था नहीं, जबकि आप जानते हो कमिश्नरी में आने के बाद हमारी जो व्यवस्था होती है, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, दल बल बढ़ जाता है। लेकिन जब हमें अंदेशे होते हैं, जहाँ तक अभी राहुल भाई ने कहा कि अच्छा है, तो उसके पहले हमें अलर्ट होने की जरूरत होती है। और खास करके जब चीजें इतनी जो हालात हमारे कुछ शहरों के हो रहे हैं, जानबूझ के कुछ लोग, और जो कुछ लोग होते हैं वो किसी जात धर्म के नहीं होते हैं, जो देश में अराजकता फैलाए वो किसी जात धर्म का नहीं है, वो तो सिर्फ मानवता के खिलाफ है। अगर हम इस बात को मान लें, और जिस तरह से घटना हुई उसके बाद जो स्थितियां दिख रही हैं, संगठित रूप से आपराधिक कार्य किया गया। और जब हम ये बातें करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आज आ रही है, अगर हमने थोड़ी सी सतर्कता, जो आज हम देख रहे हैं कि 125 पॉइंट संवेदनशील बनाए गए हैं और 150 गलियों पे उनकी नजर है, तो क्या अगर हमने ये पहले कर लिया होता, लेकिन बात क्या होती है ना कि हमें पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, हमें लगता है कि शायद घटना इस तरह की न हो, तो हम थोड़ा सी लापरवाही कर लेते हैं। लेकिन हमें सबक इस बात का लेना है कि अगर ऐसी घटनाओं को कोई सरंजाम देना चाहता है तो हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी इस बात की है कि ऐसी घटनाएं पुलिस प्रशासन और जितनी भी पार्टियां हैं उनको साथ मिलकर बात कहना चाहिए। मैं कांग्रेस की तरफ से बात करना चाहूंगी, जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति न हो, हमें पूर्णतः इसके लिए सजग होना चाहिए। जो आज व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिख रही है, हर चप्पे पे नजर है, बिल्कुल यही होना चाहिए। कम से कम जो अराजक तत्व हैं, जिनको मैं किसी जाति धर्म का नहीं मानती, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कहीं से भी आता हो, जो मानवता के खिलाफ है
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बस इस तरह से निकालिए कि ये मानवता के खिलाफ लोग हैं, इनको समाज में होने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप अपराध कम होने लगेंगे। राजनीति से अलग हटके हमें समाज में अपनी व्यवस्था को, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। पीछे क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है छोड़ के वर्तमान में हम क्या कर सकते और हैं। ये सरकार अगर की सच बहुत में- बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी के नेता केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब, इस मुद्दे पर आपकी राय? पहली बात तो ये है कि आज प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और धारा 144 को जो वहाँ पे लागू थी उसको बढ़ाया गया है आगे के लिए भी। और आज जुमा है, जुमे की नमाज के बाद में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ इसके पहले 3 तारीख को, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे कानपुर में अलर्ट जारी है और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ पर लगाया गया है। देखिए, जो घटनाक्रम पहले हुआ उसकी भी रिपोर्ट थी पुलिस के पास में और इसीलिए पुलिस ने वहां पर बैठ करके बाकायदा कमिश्नरेट सिस्टम वहां पर लागू है और कमिश्नर ने भी वहां पर और बड़े उच्च अधिकारियों के साथ में जो भी ये धर्मगुरु हैं, जो भी और लोग हैं, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे कि हमें बंदी करनी, उनके सबके साथ वार्ता भी की थी। उसी अलर्ट जो उनको सूचना मिली, सूचना के आधार पर जो लाइव रिपोर्ट मिली उसके आधार पर बैठ के वार्ता भी हुई। वार्ता के बाद में जो वहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनके साथ जब वार्ता हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, हम कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और जो है चूंकि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं, ऐसा कोई हम लोगों का प्लान नहीं है। आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे, जब करेंगे उसकी सूचना आपको देंगे। उसके बाद में जुमे की नमाज के बाद इस तरीके के अराजक तत्व तो बाहर आए और लेकिन पुलिस ने एक बड़ा काम किया वहाँ पर, तब भी उसको लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसको तत्काल कंट्रोल में लिया। एक बड़ी बात है, एक सफलता कह सकते हैं इसको, जहाँ पर अगर कुछ असफलताएं रही तो एक सफलता बड़ी ये रही कि कोई कैजुअलिटीज नहीं होने पाई और ये दंगा ये नहीं कि पूरे प्रदेश में फैलने पाया। और जिस प्रकार से उसमें ये जो है कई सारी बाहर की कंपनियों की उसमें फंडिंग भी मिली है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कई सारी बातें कह रहे थे, तो उसमें जो फंडिंग मिली है उस पर भी जांच हो रही है। तमाम सारे लोगों के खाते सील भी किए गए हैं जिनकी फंडिंग बाहर से आई है। तो पूरी चीजों पे नजर रख रही है पुलिस और बड़े स्तर पे पूरी जांच हो रही है। जहां तक एक बार ये भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें निर्दोष फंसाया जा रहा है, कहीं पे कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा, क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों को चिन्हित किया है, जिन लोगों की वीडियोग्राफी में जो आसपास कैमरे लगे हैं, कैमरे में जो वीडियोग्राफी हुई है, उससे जो फुटेज निकाले गए, फुटेज में जो तस्वीरें हैं उनको तो नाम पता है, एड्रेस भी नहीं पता है, ये कौन लोग हैं। तो फंसाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और वो स्वयं उसमें से काफी संख्या में लोगों ने स्वयं सेंटर कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। जी रजनी जी, एक पक्ष पर कार्रवाई हो रही है, वैसे कि ये कहा जा रहा है कि और भी वीडियो है उनको देखकर नहीं हो रहा है कि छतों से कोई पत्थर फेंक रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं है रजनी जी की जांच पूरी हो गई है, जांच में तथ्य सामने आ रहे हैं, लगातार वहां पे फोरेंसिक टीम भी पहुंच रही है, पूरी जांच कर रही है और जांच में जो लोग दोषी, अभी ऐसा नहीं कि दोषियों की संख्या समाप्त हो गई है, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से हजारों लोगों की भीड़ आई, चिन्हित तो 50-60 हुए अभी ना, अभी बाकी लोग चिन्हित होना बाकी हैं। तो कार्रवाई हो रही है, जांच भी आगे हो रही है और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मजहब के आधार पर किसी पे भी फर्जी कार्रवाई नहीं होगी और ना तो किसी को बख्शा जाएगा। जात, धर्म, मजहब की आड़ लेकर के कोई बचना चाहे तो बच नहीं सकता है। वहाँ के जो शहर काजी हैं, शहर मुल्ला है, उनके बयान भी आए कि बेचारे निर्दोष हैं, वो तो जो है बच्चे हैं, बहकावे में आ गए, उनको छोड़ दीजिए, बात खत्म करिए। और जो बाहर से फंडिंग हो रही है, कितनी बड़ी घटना करने की प्लानिंग थी, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जो चले उनपे भी जिस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और वो उन चीजों को भी खंगाला जा रहा है, उसकी भी जांच हो रही है। इसमें मास्टरमाइंड और कौन कौन है, कहां से बाकी कौन कौन मास्टरमाइंड। कनेक्शन तो सपा से भी हो रहे हैं, सपा के नेताओं विधायकों से भी हो रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो आप बता रहे हैं। देखिए, इस पे शायद हम आपकी चैनल पे एक दिन थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी थे जो बैठे हुए हैं, तो इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी और देखिए उसमें भी बात उभर करके आई थी। कई और वरिष्ठ लोग बैठे थे आपके सम्मानित चैनल पे, तो उन्होंने भी इस बात को रखा कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का क्या है कि आप जितने भी खास करके जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मैंने भी उन लोगों को, तमाम लोगों को जो जोड़ा है अपने ग्रुप में, तो उनके पास नोटिफिकेशन पहले जाता है और वो अपने आप को ब्लॉक लगा रखते हैं कि बिना नोटिफिकेशन जाए उनको आप, वो जब खुद चाहेंगे
तभी ग्रुप से जुड़ेंगे। तो उन्होंने अपने आप को डिनाई किया कि मुझे पता ही नहीं था मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, जबकि उनके स्वयं के ट्वीट और मैसेज भी उसमें। तो आप ग्रुप मैसेज एडमिन तो reply बना कैसे दिया कर रहे जाता हैं? है ना, ग्रुप एडमिन कैसे बना दिया जाता है? ठीक है, वही वरिष्ठ चीज पत्रकार ना, के पास ग्रुप एडमिन भी है, ग्रुप एडमिन के साथ साथ उनके रिप्लाई है उसमें। हाँ, आप हो सकता है अनभिज्ञ हो। सामान मत देखिए, लीजिए दुकानों तमाम से, सारे ये- व्हाट्सएप ग्रुप ये- ऐसे होते हाँ, हैं ये जिन मैसेज- लोगों ने ब्लॉक का ऑप्शन नहीं लगा रखा है, उन लोगों को लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ लेना अलग बात है, और हो सकता है कि काफी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप हो तो आपको पता भी ना हो, आपने उसको डिलीट भी ना किया हो, आप उससे बाहर भी ना हुए ग्रुप से, लेकिन ये हर कोई जानता है कि ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप एक नया वर्जन नहीं, कोई नई चीज नहीं है। धीरे धीरे इसके लोग हैबिचुअल हो गए, और व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ करके उसमें रिप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप डिनाई करें कि नहीं हमको उस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, तब आप उससे नहीं बच सकते। जब ठीक है। तक आपका सुधा कोई मिश्रा जी, इस रिप्लाई पर नहीं मैं है, कुछ नहीं आपने देखा नहीं, तब आपकी तक तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझे ऐड कर लिया गया, कब सोशल ऐड कर मीडिया लिया का गया, गलत मुझसे कोई मतलब इस्तेमाल नहीं। किया जा रहा है। सुधा जी, जी जी बिल्कुल रजनी जी, जैसा भी हमारे भाई जैन जी ने कहा कि लोगों ने अफवाहें फैला के, बहुत से लोग होते हैं जो जानबूझ के जो करते हैं, लेकिन अभी आपको मालूम है कि कल की घटना है शायद, कि अफवाह फैलाई गई थी कि जेल में बंद 2 पदरियों की मौत हो गई है। उसके बाद शासन का भी आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसमें शहर के जो काजी हैं खुद्दूस जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसा कोई बात हुई नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इन अफवाहों पे ध्यान न दिया जाए। सबसे ज्यादा जरूरी जो भी भाई व्हाट्सएप ग्रुप और एडमिन होने की बात कर रहे थे, ऐसे आप सभी जानते हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, रजनी जी आप भी हैं, हम लोग भी हैं, तो जब हम किसी इस तरह के कार्य पे होते हैं जहाँ पे आपको सच में नहीं पता होता है कि कौन कौन सा ग्रुप कर रहा है, लेकिन जो चैट होता है वो हमें पता होता है, तो इस बात को जैसे ग्रुप में शामिल हो गए, ऐसे बहुत से ग्रुप है जिसे मुझे पता नहीं होता है, लेकिन उन ग्रुपों में मेरा कोई रिप्लाई नहीं होगा, तो इस पे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ तो मुझे पता है और सबको मालूम चले कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिप्लाई नहीं होगा, मैंने कुछ आंसर नहीं किया होगा, कुछ भेजा नहीं होगा। लेकिन रिप्लाई होने का मतलब दे रहा है कि आप जानते हैं कम से कम उसको। तो जो मेरा जो कहना है, अपने पार्टिकल जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर इसमें सम्मिलित होने का एक भी ठोस सबूत मिलता है, ठोस सबूत इसलिए कहूंगी क्योंकि आजकल सबूतों के साथ क्या क्या होता है लोग जानते ही हैं, तो क्योंकि वीडियोग्राफी और कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि जितने लोग दोषी हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उनको दंड देके हमें ये व्यवस्था तो कम से कम करनी पड़ेगी कि आने वाले समय पे हमारे देश में, लेकिन सुधा जी बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको ढाल बनाया जा रहा है, उनका जीवन खराब किया जा रहा है। अगर एक बार दाग उनका लग जाए तो फिर वो किस दिशा की तरफ जाएंगे? क्या जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि बच्चों के नाम पे लोगों की जो संवेदनशीलता है, लोग सोचने को विवश हो जाते हैं। तो ढाल के रूप में अभी आपने एक घटना देखी थी कि बच्चों को खराब करने में सोशल मीडिया में पबजी का गेम, अभी जो लखनऊ की घटना है, शायद आप सबको पता होगा कि उस बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी और 3 दिन तक उसके साथ रहा, अपनी बहन को धमका के। मतलब हम बच्चों के संवेदनशील होने को और बच्चों के माइंड को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। एनी हाउ, हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम गार्जियन हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम देश के किसी अच्छे पद पे अवस्थित है, हमें ध्यान देना है साइकोलॉजिकली हमारे बच्चे इन सब चीजों में न फंसे। इसके लिए भी आपको आपके इस सम्मानित चैनल को इससे बात करानी चाहिए, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जिसपे लोग जाने, सजग हों कि आखिर बच्चे कैसे उस समूह का हिस्सा बन जाते हैं, कैसे बच्चों को लोग सामने रख के उस चीज को कर रहे हैं जो कि सबसे निकृष्टतम कार्य हो सकता है, कि जिन बच्चों को पता ही नहीं कि सच और लोग ये जानते हैं ना कि नाबालिग को सजा तो होगी नहीं, कुछ वक्त के बाद छूट जाएंगे, इसीलिए इनको ढाल बना लिया जाता है। जैसे आप जैसा आप बोल रहे थे ना कि ये अपील की जा रही थी, बच्चे हैं छोड़ दीजिए, ना अनजाने में हो गया है, वो ये चाह रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ राहुल जी के पास। हाँ रजनी जी, हाँ जी देखिए, सुधा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके की बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें बच्चों को ढाल बनाया था। और मैं बताऊं आपको, जो शहर काजी हैं उनको बच्चे कह रहे हैं, जो 25-25, 30-30, 40-40 साल के हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो पत्थर लेकर के जो बाहर आए हैं, जो 25 साल के 30 साल के, उनको बच्चे कह रहे हैं। कह रहे बच्चों से गलतियां हो गई, उनको छोड़ दीजिए, बात को खत्म करिए। केवल बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो बच्चों की संज्ञा किसको दे रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। नहीं सर ठीक है, वो छोड़ दीजिए, उनको छोड़िए सर, लेकिन नाबालिगों की तो बात कर रहे हैं। एक वीडियो देखिए, बार बार दिखा रहे हैं,
बच्चे हैं छोटे से, कैसे बाइक को मार रहे हैं, कैसे पत्थर मार रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। अब इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना, उनका भविष्य तो आगे का खराब होगा। अब ठीक है राहुल लाल जी, सोशल मीडिया का तो क्या उनको गलत सुधार कर इस्तेमाल भेजा हो रहा जाएगा। है हिंसा भड़काने में, और शायद लोगों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, ग्रुप एडमिन बने या फिर आप किसी ग्रुप से जुड़े या कोई वीडियो फॉरवर्ड करें, पहले आप उसकी सत्यता तो जान लीजिए, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी गाज गिरेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल रजनी जी, जो लोग भी सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, मैं विशेषकर व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ। देखिए अब तो तकनीक इतना ज्यादा आ गया है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं तो आपने किस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ा और किस व्हाट्सएप मैसेज को नहीं पढ़ा, यहाँ तक की सूचनाएं दर्ज है उसमें। तो एक पर्टिकुलर मैसेज को आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो भी स्पष्ट है इसमें। तो देखिए, चलिए, अगर ठीक है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में ठीक है। आधुनिक तकनीक का पूरी तरह से प्रयोग करेगी, यानी राहुल जी, तो इस मंच के जरिए हम भी लास्ट में अब यही अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी आप तक मैसेज आता है, वीडियो आता है, तो उसकी सत्यता जान लीजिए, उसके बाद फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आप भी अब शिकंजे में आ सकते हैं पुलिस के। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, सुधा जी आपका भी, और राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो नमाज पर पैनी नजर है, अगर कोई भी कुछ गलत करेगा तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।